हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना सामाजिक विषय। आप सबका सारे पेपर बच्चों हो चुके बहुत अच्छे से। आप लोगों का साइंस हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ। एक बच्चों पेपर और बचा है बस यार। एक दिन की मेहनत है। आज आप लोग एकदम अच्छे से आप लोग पूरा आज पूरे दिन पढ़िएगा। अब सोचिए, अगर हम 3:30 4 अगर 4 बजे अगर बच्चों अगर वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, तो उम्मीद है आप सब अपने लिए जरूर पूरा दिन आज पढ़ेंगे। क्योंकि एक ही दिन बस बच्चों पढ़ना है बस। इसके बाद फिर अब कक्षा 10 में दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम लोग 11 में पढ़ेंगे। 10 साल के बाद आपका फिर फिनिश। 10 में आप लोग जबरदस्त खूब मेहनत की हम लोग, बहुत अच्छा हम लोगों का रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग सीधे अपना टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले बच्चों, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराने वाले बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, 50 40 जो भी है, 7 40 ही है, जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जस्ट एक वीडियो भी ऑब्जेक्टिव और कराएंगे। फिर हम लोग मॉडल पेपर को बच्चों सॉल्व करेंगे, जो आपका 2022-23 का मॉडल पेपर है। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद बच्चों ये वाला जो आपका मॉडल पेपर है 2022, इसको सॉल्व करेंगे। और इसके जस्ट बाद बच्चों हम लोग फिर अपना ग्राफ सॉल्व करने वाले हैं। ग्राफ कैसे, इसके बाद फिर हम लोग बोर्ड कॉपी पे लिखना सीखेंगे। बोर्ड कॉपी पे कैसे लिखा जाता है पेपर को, सारी चीजें हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं आज पूरे दिन में। जबरदस्त एकदम मस्त आप पढ़ाई करिए और एकदम जबरदस्त पेपर दे के आएंगे। एकदम जिस तरह से सारे विषय 5 विषय आप लोगों ने एकदम भयानक पेपर दिया, उससे अच्छा पेपर आपका सोशल साइंस का जाने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, अब चैनल पर नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग अब 10th के बाद हम लोग सारी अभी जितने आपके पेपर हुए हैं बच्चों, 6 पेपर हम आपको पूरा डिटेल में सॉल्व कराने वाले हैं सारे। मैं कितना आप नंबर पाए हैं, एक एक आपका पूरा नंबर अपने साथ काउंट कर सकते हैं। जब तक रिजल्ट आएगा उससे पहले हम लोग पूरे पेपर को हम सॉल्व करा चुके होंगे। चलिए, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, पहला क्वेश्चन है। जल्दी से आप बताएंगे सारे बच्चे। अपने बगल में भी आप ऐसे, जैसे हम एक पेज लिए हैं वैसे बगल में पेज लेंगे, अपने से लिखते चले जाएंगे। जैसे फिर आप हमारा जब आंसर हम बताएंगे आप मिलाएंगे। अगर सही होगा तो सही कर देंगे, गलत होगा तो गलत कर देंगे, जैसे आप पेपर में लिखते हैं। उससे पता चल जाएगा आप कितना तैयारी है आपकी। क्योंकि बच्चों कल ही आपका पेपर है, इसलिए अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। जबरदस्त जितनी तैयारी होनी थी हो गई, बस एक बार रिवीजन हम लोग जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, जूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटोआन बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। बताइएगा जल्दी से, पहला वाला कौन सा हो जाएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, जूसेपे गैरिबाल्डी। ये पहला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था बच्चों, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। जल्दी से बताइएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चालू किया था बच्चों, 1920 में चालू किया था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन। सही है आपका, दोनों क्वेश्चन सही है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपकी तैयारी इतनी अच्छी है। फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताएंगे। 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। बच्चों चारों में से कौन सही होगा, जल्दी से आप बताएंगे। ये आपका सही हो जाएगा 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी, 1848 ईस्वी में। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, सभी बच्चों का बिल्कुल आंसर सही है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब ऐसे हैं जो बच्चे बार बार आपके आंसर से लिया गया है, सारे बार बार पूछे गए हैं। तो बताइएगा जल्दी से कौन सा हो जाएगा बच्चों। ये आपका हो जाएगा चंपारण। चंपारण कहाँ है सर, चंपारण बच्चों बिहार में है। ये बिहार में है चंपारण। यहीं से भारत में आप वापस आने पर गांधी जी ने क्या किया था, पहला अपना सत्याग्रह चालू किया था। ठीक है, चलिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई, विश्व व्यापार जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है WTO। वर्ल्ड WTO की स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन कम से कम लगातार 10 बार आपके बोर्ड में आया हुआ है, इस साल भी आने की 100% पॉसिबिलिटी है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताएंगे पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पांचवें का आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं, ये पूरा व्यापार को हमारे संगठित करता है, पूरी देख रेख करता है। जो कि इसका कहाँ है, ये कहाँ, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी बच्चों, न्यूयॉर्क हुई थी। ये आपका आगे चलें। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको क्या, जल संरक्षण से, क्या वन संरक्षण से, या फिर बच्चों मृदा संरक्षण से, या फिर वायु संरक्षण से। जल्दी से बताएंगे छठवें का आंसर। जल संरक्षण से तो कोई चिपको का मतलब नहीं है, मृदा से कोई मतलब नहीं है, वायु से नहीं मतलब है बच्चों। इसका मतलब है वन संरक्षण क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन क्या हो जाएगा, वन संरक्षण हो जाएगा।
बिल्कुल एकदम सही। बहुत हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए। इस सारे पेपर का पीडीएफ सब आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो जल्दी से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने का अपना नंबर है, अपना नंबर ये है, जल्दी से 9450523690। ठीक है बच्चों ना, तो ये आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम आप मैसेज करेंगे, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग उसमें जितना भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा सब लोग हम लोग ग्रुप में देते हैं। चलिए ग्रुप में सभी लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि 11th में बच्चों ऑनलाइन आपका सारा कुछ चलने वाला। अभी एक दिन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, सारे सब्जेक्ट चलने वाले हैं। ये मत सोचिएगा आर्ट लेंगे नहीं चलेगा, कॉमर्स लेंगे नहीं चलेगा, सारे टीचरों से बात हो रही है। सब कुछ, हिस्ट्री भी चलेगा, ज्योग्राफी चलेगा, CUET की एग्जाम, IERT पॉलिटेक्निक सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन कराया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऑफलाइन जो हम लोग करेंगे सब कुछ ऑनलाइन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारा सिस्टम बनाया जा रहा है ऑनलाइन बच्चों के लिए। जो भी आप तैयारी करेंगे हर चीज़ इस चैनल पे कराएंगे, कुछ छोड़ने वाले इस साल नहीं है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? बताइएगा। कुलीन वर्ग की थी, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसका था बच्चों? मध्यम। हमेशा सबसे ज्यादा भूमिका मध्यम वर्ग की। हम और आप मध्यम वर्ग के ही, आप भी मध्यम वर्ग के, हम भी मध्यम वर्ग के। मध्यम वर्ग मतलब जो मीडियम वर्ग के इंसान होते हैं, जैसे मतलब न ज़्यादा पैसा होता है न कमी होता, मतलब ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बहुत काम चलाऊ हर चीज़ होता है। हम लोग किस वर्ग के हैं बच्चों? मध्यम वर्ग के हैं। तो ऐसे फ्रांस की क्रांति मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की हर जगह भूमिका ही होती है। अच्छे लोग थोड़ी ना हो गया, वो तो अपना, उनको तो पता ही नहीं होगा कि वर्ग होता भी है कि नहीं होता, होता क्या है। ठीक है, कुलीन वर्ग तो नहीं, कृषक वर्ग तो, कृषक वर्ग मध्यम वर्ग आते ही हैं, मजदूर वर्ग सब इसी में आ जाते हैं। कुल मिला के कौन से वर्ग थे? मध्यम वर्ग। आगे चले बच्चों, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताएंगे। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है। सन पता रहेगा, चीजें आप अपने से लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्थिक महामंदी मतलब 1824 से 1829 तक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे। 8वां नंबर 1829 में। कहाँ से? 1829 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था, 1829 में। बहुत सही। 8 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन आप लोगों के एकदम तैयार हो चुका है। ये क्वेश्चन बार बार बच्चों पूछे जाते हैं, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। डरना नहीं है, हारना नहीं हम लोगों को, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9वां है। सभी बच्चे आंसर देंगे, तो आप आंसर लिखते चलेंगे। जैसे मैं आपको बताए हैं, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, बगल में आप आंसर लिखेंगे। जल्दी से पहले नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, वीडियो को रोक करके नंबर डालेंगे। पूरे 40 नंबर तक आप डाल लेंगे। इसके बाद जैसे ही होगा तुरंत हम आंसर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। गलत होगा गलत काटेंगे, सही होगा सही काटते चलेंगे। आप अपने से मिलाएंगे, देखेंगे कितना आपका सही है कितना आपका। ईमानदारी से आप जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे, सर आपके कराने से पहले मेरा 40 में हमारा 20 सही था, 25 सही था, 30 सही था। जिस बच्चे का 30 से ऊपर 35 तक जिसका सही होगा उसको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा, 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जिस बच्चे का 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ईमानदारी से आप कमेंट करेंगे सर मेरा 35 क्वेश्चन सही था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1945 में, 1942 में, 1920 में, 1947 में। जल्दी बताएंगे कहाँ पे हुई थी? ये बच्चों हुआ था 1945 में। आप पूछेंगे सर किस शहर में हुआ था बच्चों? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। सोशल साइंस यहाँ बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है ना। अगर इस साल 11 वालों को अगर पढ़ाने का मौका मिला, जो बच्चे आर्ट लेंगे आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम इस साल 11 में आर्ट लेने वाले हैं। हो सकेगा तो सोशल साइंस में हम कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, या फिर पॉलिटी, या पॉलिटी मतलब सिविक्स, या फिर हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, या फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, या फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट पॉलिटी। हमारा बहुत फेवरेट है बच्चों जीएस, तो इसलिए इस साल हमें जीएस पढ़ाने का भी मौका मिलेगा। जो बच्चे अपने यहाँ तैयारी करेंगे एनटीएस वगैरह की, पुलिस, यूपी पुलिस जो भी, तो उनको भी जीएस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग मैथ तो यार हम लोग तो ऐसे ही हैं, बस आप लोगों के इससे देखिए सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश भी हम सीख रहे हैं। सारा चीज़ धीरे धीरे देखेंगे आप 1 साल बाद कि आपके सर को हर सब्जेक्ट आने लगेगा। अब भी आती है सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें अभी थोड़ा बहुत भूल रही है, लेकिन सब चीज़ें पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, सलाल बांध किस नदी पे? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सलाल बांध 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नदी, बांध, मिट्टी ये सब दर्शाने के लिए बच्चों पूछा जाता है। अभी हम लोग जब मैप को भरना सीखेंगे, मैप नहीं है यार, हम सोचे था लेकिन नहीं है मैप,
ये आपका मैप अभी सुबह जैसे ही होगा ना 7 8 9 बजे तक आपको मैप की वीडियो मंगाएंगे मैप, और इसको पूरा भरना सिखा देंगे। 10 नंबर वहाँ से कोई बच्चे का कट नहीं सकता, ये 100% है। पूरा बता देंगे जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, अमृतसर कहाँ था, गुजरात कहाँ, हम सब कुछ वहाँ पे पूरा मिट्टी बता दिया, सब कुछ मैप पूरा बता दिया जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सलाल बांध किस नदी बच्चों है? महानदी, सतलज, चिनाब, कृष्णा। चिनाब, चिनाब क्या हो जाएगा? चिनाब। सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब है। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे इसको। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपकी 5 नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बहुत अच्छा ट्रिक है ये बच्चों, यहाँ तक पूरा पढ़िए, पेपर पूरा पढ़िएगा नहीं गलत हो जाएगा। आप यहाँ तक पढ़ेंगे निम्न से खरीफ की फसल, बस इतना ही देखेंगे, नहीं नहीं देखेंगे, सीधे आप मार के चले आएंगे। मार के चले आएंगे, क्या मार के चले आएंगे? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या मार के चले आएंगे बच्चों? धान मार के चले आएंगे, खरीफ की फसल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए गलत नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना है? देखिए कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका मतलब खरीफ की फसल ये धान है, नहीं है पूछा है। सरसों, गेहूं, चना, यहाँ हो जाना चाहिए रबी और खरीफ। खरीफ की फसल है, ये हो जाए, नहीं मतलब गलत दिया है। कौन खरीफ की फसल है? तो बच्चों देखिए रबी की फसल क्या है? सरसों। सरसों, सरसों क्या है? ये रबी की फसल है। गेहूं क्या है? रबी की फसल है। चना क्या है? रबी की फसल है। लेकिन धान क्या है बच्चों? खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब जो वर्षा, मतलब जो ये अब जैसे गर्मी के सीजन में जो बोया जाता है उसे हम खरीफ कहते हैं, और जो ये ठंडी के सीजन में बोया जाता है उसे हम लोग रबी बोलते हैं। रबी, रबी मतलब 2 अक्षर की, ज़्यादातर 2 अक्षर और दाल वाली चीज़ें सब बच्चों रबी में आती है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मतलब दाल दलहन वाली चीज़ें, और गेहूं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये आती हैं बच्चों रबी में। खरीफ में क्या आता है? ज्वार आता है, बाजरा आता है, और ये धान वगैरह सब किस में आता है? खरीफ में आता है। सही है, इतना क्लियर हो गया। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी रबी और खरीफ में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 से लेकर 2022 तक आया हुआ है ऑब्जेक्टिव ये वाला क्वेश्चन। सविना अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। 1920, 22, 30, 42 बच्चों। 1943 में, 30 में चला गया था क्या? सविना अवज्ञा आंदोलन 1930 में। आगे चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1919, 1914, 1939। 1919 में तो रोलेट एक्ट आया था, न अपील, न दलील, न वकील। इसमें क्या था? रोलर एक्ट, जिसे हम अंधा कानून बोलते थे। ये हमारा बहुत ज्यादा अत्याचार किया किसानों पर। फिर देखिए इसको वापस कैसे लेना पड़ा, बहुत मजबूरी में अंग्रेजों ने इसे वापस लिया। कैसे? क्योंकि जो विद्यालय था, हम विद्यालय जाना बंद कर दिए। जो आप लेबर थे वो लेबर मतलब काम करना बंद कर दिए। जो कपड़े दुकान वाले दुकान जाना बंद कर दिए। जब अंग्रेजों को इतना ज़्यादा समस्या होने, उन्होंने सोचा यार तो ये तो भारतीय, अब क्या होगा, हम लोग तो बिना खाए मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर इसको उन्होंने रोलेट एक्ट को वापस ले लिया। हम लोग अभी इसको डिस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़ेंगे, वरना आते होंगे। ये बहुत खतरनाक कानून था बच्चों। इसमें न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई सुनवाई, कुछ भी नहीं होता। मतलब वो जो मन होता था वो वहाँ पर कर देते थे, हमारे भारतीयों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? 13 का बी सही हो जाएगा। 13 का बी 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। 1919 में तो रोलर एक्ट आया था। आगे चलें। कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी भूमि कौन सी है? कौन सी है? काली कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है काली कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है बच्चों। यहाँ धान भी होती है और कपास भी होती है, लेकिन ये काली मिट्टी में बच्चों घर नहीं बन सकता। बहुत थोड़ा सा मतलब टिकाऊ या मजबूत मिट्टी नहीं होती, कमजोर मिट्टी होती है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। आगे चलेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? सरदार पटेल, बाल गंगाधर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, जब भी हिंद वगैरह की बात आएगा वहां तुरंत आप महात्मा गांधी को टिक लगा देंगे, क्योंकि महात्मा गांधी हिंद से संबंधित क्या महात्मा गांधी थे। आगे चले। कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? जल्दी जल्दी बताएंगे। केंद्रीय शक्तियों में कौन सा देश सम्मिलित था? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। जर्मनी। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी ही सम्मिलित हो सकता है, बाकी कौन? सही है। आगे चलें। 16 नंबर तक हो गए, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा किए। 16 नंबर तक आपका उम्मीद है कि 10 से ऊपर आपका सही होगा 16 में। आगे बच्चों चलते हैं 17 नंबर। कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? रेल, सड़क, पाइपलाइन, वायु परिवहन। रेल परिवहन, रेल परिवहन भारत में क्या है? प्रमुख साधन है, क्योंकि रेल की वजह से हमारा व्यापार, आना जाना, सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? रेल की वजह से होती हैं। सड़क से तो आप सोच रहे होंगे सर सड़क क्यों नहीं हो सकता? बच्चों सड़क से सारी चीजें नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन होता है रेल से कोयला आता है, फिर तो आप सड़क पे लाते हैं। ट्रेन से पहले सारी चीजें आती हैं, फिर आप उसे ट्रक में लेते हैं, फिर आप उसे छोटी छोटी गाड़ियों में उतारते
जाते हैं तब सड़क पे आता है, जबकि पहले ट्रेन। अगर देखा जाए सबसे पहले तो वहाँ जहाज से आता है, जहाज जहाँ नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, रेल हो जाएगा। वायु ने हवाई हेलीकॉप्टर सारी चीज़ें नहीं आ सकती तो क्या हो जाएगा, रेल परिवहन। सही, आगे चलें। कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, जल्दी से बताएंगे। क्या, लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पशुधन। बच्चों लोहा पुनः चक्रीय मतलब बार बार क्या हो, लोहा को आप पीटते हैं, पीटने के बाद गलाते हैं, गलाने के बाद फिर से क्या बन जाता है, फिर से उसको लोहा बना देते हैं, फिर उसको करते हैं। जबकि पवन ऊर्जा ऐसा नहीं होता, ज्वारी नहीं, पशुधन ऐसा नहीं, लोहा ही ऐसा है जो बार बार उसको क्या करते हैं, अपना गला के फिर संसाधन बनाते रहते हैं। आगे चलें। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बताइएगा जल्दी से। दक्कन के पठार में और मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। जल्दी से बताएंगे कहाँ पाई जाती है। दक्कन के पठार में नहीं पाई जाएगी, ब्रह्मपुत्र में नहीं पाई जाएगी, मालवा प्रदेश में पाई जाती है बच्चों। ये मालवा प्रदेश में लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, किस प्रदेश में, मालवा प्रदेश में। आगे चलेंगे बच्चों, इतना तक आपका जरूर सही होगा। हम लोग 19 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। सही, आगे चलें। कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, जल्दी बताएंगे। पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन। आप लोग अपने से पहले लिखेंगे जल्दी से, फिर मेरा देखेंगे क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन, जैसे जीवाश्म ईंधन क्या क्या आता है आप बोलेंगे जीवाश्म ईंधन में सर आता है डीजल, और क्या आएगा, पेट्रोल, और क्या आएगा, मिट्टी का तेल। क्या आएगा, मिट्टी का तेल। ये सब किस में आता है, गैस वगैरह सब किस में आएगा, जीवाश्म ईंधन में होता है। तो नवीकरणीय योग्य है क्या, संसाधन नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीवाश्म। ये भी नवीकरणीय है, ये भी है, ये भी है, नहीं है तो क्या नहीं हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई में, अमृतसर में। मुंबई में। पश्चिमी रेलवे मतलब कहाँ हो जाएगा, मुंबई। पूरब, ऊपर, पश्चिम, नीचे, उत्तर, दक्षिण। क्या हो जाएगा, पश्चिम मतलब मुंबई में हो जाएगा। अभी हम लोग जब मैप देखेंगे सब कुछ सीखेंगे क्या कहाँ स्थित है। आगे चले। इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है, मतलब खाने वाली नहीं है। चावल, गेहूं, मक्का सब खाने वाली है, लेकिन कपास बच्चों कोई नहीं खाता है। अब कुछ कहेंगे सर हम खा लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे बच्चे नहीं हैं। कपास खाया नहीं जाता है, इसके रजाई, गद्दा, कपड़ा यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ बोला है खाद्यान्न फसल नहीं है, तो कपास क्या है, खाने वाली फसल नहीं है। गेहूं, मक्का और सब आप खा सकते हैं। आगे चले। संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है बच्चों, 20, 21, 22, 23, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं दिया गया है अनुसूची। यह संविधान के क्वेश्चन आ गया। लिखित संविधान कब लागू हुआ, 15 अगस्त, 14 अगस्त, दिसंबर और 26 जनवरी। बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 49 को संविधान बना था, 50 में संविधान क्या हुआ था बच्चों, लागू हो गया था। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी को संविधान क्या हुआ था, लागू हो गया था। आगे चले। 24 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा, आधिकारिक धर्म कौन सा है, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, कोई नहीं। बच्चों यहाँ पे आधिकारिक धर्म कौन है, आप कह सकते हैं आधिकारिक धर्म यहाँ पे कोई नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई एक धर्म को मान्यता नहीं दिया। आप भले लोग क्या करते हैं, चुनाव के लिए जो नेता होते हैं, चुनाव के लिए अपने वोट के लिए अपना बांट देते हैं, तो मुस्लिम हो, क्योंकि उनको मुस्लिम की वोट ज़्यादा मिलेगी। बोल देते हैं ईसाई हो, हम ईसाई हैं, तो उनको पता है वोट बैंक के लिए अपना इधर उधर लालच दे देते हैं, और हम आप सब उसी मुलझे रहते हैं और उनको जिता देते हैं। बाकी अपना 4 साल 5 साल मजा करते हैं और हम सब अपना आपस में लड़ते भिड़ते रहते। ऐसा कुछ नहीं है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है, न तो हिंदू, न इस्लाम, न ईसाई, न धर्म कोई नहीं है। मतलब सब धर्म को समान मान्यता दिया गया है हमारे संविधान और पॉलिटी में, लेकिन यहाँ पर लोग अपना कुछ भी धर्म मान सकते हैं। आगे चलें। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बच्चों, कौन सा हो सकता है, अपना भारत ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। कौन सा हो जाएगा, 26 का नंबर कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ना तो अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना स्विट्जरलैंड, कुछ नहीं, केवल कौन सा है, भारत है। आगे चलें। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है, रेलवे, डाकघर, सेल, टिस्को। रेलवे तो है, सार्वजनिक है, डाकघर भी है, सेल भी है, टिस्को नहीं है। ये पता नहीं क्या बोला है, टिस्को का मतलब हमें खुद नहीं पता है, तो यही भिन्न है, अलग है, इसका मतलब क्या है, टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। बाकी सेल, CSAIL, सेल एक क्या है, सेल मतलब ये अथॉरिटी है, ये कंपनी होता है जो हमारा लोहे वाला होता है, स्टील अथॉरिटी, आप ये कारपोरेशन। रेलवे, डाकघर आपको पता है, टिस्को नहीं हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे जल्दी से आप बताइएगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है, जेनेवा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको नहीं बताना, इसको आपको करना है जल्दी से, ये आप करके जल्दी से कमेंट में करेंगे इसको। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। कौन भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है, जल्दी से बताएंगे। भारत में गरीबी का प्रमुख कारण कौन है बच्चों, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी या शिक्षा, उपरोक्त सभी। सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। सभी, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है बेरोजगारी, जब बेरोजगारी ज़्यादा होगी स्वाभाविक है शिक्षा हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो बेरोजगारी होना, क्योंकि जब कोई चीज़ अगर कम मात्रा में है, अगर मान लीजिए जैसे अगर कोई सामान खाने पीने, आलू, अगर आलू 1 किलो है
और 10 लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। और यही अगर 2 लोग हैं, आलू 1 किलो है तो अच्छे से दोनों लोग खा लेंगे। तो इसका मतलब हर चीज़ का कारण क्या है, सिर्फ बढ़ती जनसंख्या है, और जिस पे कि कंट्रोल लगाना बहुत बड़ी बात है। हम और आप जब तक नहीं इस सब चीज़ों में सक्रिय होंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब लोग बस काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, उनको लगता है सब चीज़ हमारे आसानी से मिल जाए। बच्चों ऐसा संभव नहीं है, सब कुछ ऐसे नहीं मिल सकता, उसके लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, आप सोचिए आपको पढ़ाने के लिए हमें 4 बजे सोचिए भोर में भी पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये सब मेहनत है। ठीक है, तो आप भी, उम्मीद है आप सब भी मेहनत एकदम अच्छे से करेंगे। अशिक्षा बहुत बड़ा कारण होता है। जब तक आप शिक्षित रहे, जरूरी नहीं कि शिक्षा मतलब होता है कि बस आपको नौकरी मिल जाए। शिक्षा देखिए क्या होता है कि जब अगर जैसे कोई बच्चा, देखिए कोई बच्चा अगर, जैसे हमारा एक ध्येय है अपने इस कोचिंग का कि अब गांव का भी हर बच्चा पढ़ सकेगा। अब गांव का भी हर बच्चा पढ़ेगा, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप पढ़ के एकदम आईएएस बन जाइए, कुछ बनिए। जो आईएएस बना है, जितना आईएएस को ज्ञान है, अगर आप पढ़ लेंगे उतना ज्ञान रहेगा। आप कुछ बनिए ना बनिए, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अगर बने रहेंगे तो कम से कम आपके साथ तो गलत तो नहीं करेगा, आपका शोषण तो नहीं कर पाएगा। आप भी सारे मूल अधिकार, सारी चीज़ों को आप जानते रहेंगे, तो आप उससे बोल सकते हैं ना कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसको भी पता होगा 6 इंसान पढ़ा लिखा है। तब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बस अंतर सिर्फ ये रहेगा, कोई एक आईएएस अधिकारी रहेगा और आप में क्या अंतर रहेगा, आप एक आदमी नॉर्मल रहोगे, फिर भी अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हो, ये हमारे संविधान में है। आप अपने बातों को रख सकते हो, सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बच्चों, अपने अधिकार के लिए हमेशा आपको लड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई मतलब होता है कि सिर्फ नौकरी पाना, नहीं, ये तो आज लोग बना दिए हैं इसको कि पढ़ाई मतलब नौकरी। ऐसा पहले नहीं था, अब भी नहीं है, हम तो बिल्कुल इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आगे भी ऐसा नहीं रहेगा। चलिए, सही है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइएगा। हरियाणा का, बिहार का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राजस्थान ये तो हो सकता है, मेघालय ये भी हो सकता है। तो तीनों में सबसे ज़्यादा हरियाणा का पर कैपिटा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या कम है। जब जो स्वाभाविक है, जब जनसंख्या कम है तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। बच्चों, यहाँ का आपको एक रहस्य की बात बताते हैं, क्योंकि हरियाणा के बारे में हमको पता है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जितने भी आप पहलवान वगैरह देखते हैं, जो भी लड़के और लड़कियाँ हो, यहाँ मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। यहाँ अगर लड़का अगर समझदार नहीं होता तो यहाँ इस लड़के की शादी नहीं होती वहाँ पे। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत शिक्षित हैं, जो भी हैं, जितने भी आपके पहलवान या जो पढ़ी लिखी, सब कहाँ की होंगी, हरियाणा की। वहाँ हरियाणा की लड़कियाँ बहुत मजबूत होती हैं। अगर आप जैसे बच्चों को अगर एक झापड़ मार दे, 2-3 दिन तक आप उठ नहीं सकते, ये बिल्कुल फैक्ट है। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आप कभी जाएंगे देखिएगा, कोई भी हो, तो आप देखे होंगे बहुत सारी लड़कियों की, ये सब हरियाणा की होती है, जितने भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं। आगे चलते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1982, 84, 85, 86, जल्दी से आप बताएंगे कौन सा बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 1986 में। कोई ऑप्शन गलत होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम, ऐसा नहीं हो सकता, सारी चीज़ें हम सही बताने की कोशिश की जा रही है। 1986 क्या हो जाएगा, उपभोक्ता अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, यहाँ बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम बोलते हैं मनरेगा, क्या बोलते हैं, मनरेगा, ये कब आया था, पूछा जाता है मनरेगा। इसमें भी खूब भ्रष्टाचार होता है, प्रधान लोग खूब एकदम दबा के खाते हैं। ठीक है, अब तो पता नहीं, अभी अब ये तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन पहले क्या होता था जब वो नहीं था अकाउंट वाले, लेकिन अब भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो आदमी काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसका अकाउंट खुलवा दिए, उसके अकाउंट में 6,000 रुपये आ गया या 5,000 रुपये आ गया। अब आप मान लीजिए 500 आप ले लिए थोड़ा बहुत, कि 500 हमको दे दो, बाकी 5,500 तुम रख लो। फ्री में अगर उसे 500 मिल जा रहा है अपना थोड़ा बहुत खर्चा पाने के लिए, और फ्री में प्रधान जी को 5,500 मिल जा रहा है, क्या जाता है, दोनों अपना मिलाकर नाम से मजाक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा आप जागरूक होइए इन सारी चीज़ों को बच्चों। जब तक आप सब, हम सब मिलकर ध्यान नहीं देंगे तो ये अपना समाज बदल नहीं पाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल कोई बात नहीं, हमारे चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जिसे हम मनरेगा बोलते हैं, अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जल्दी से आप बताएंगे किस वर्ष लागू किया था बच्चों। 2005 में आया था, 4 में लागू किया गया था, 5 में, ठीक है ना, ये 5 में लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जल्दी से बताएंगे क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या कहलाता है, आंतरिक व्यापार। जो राज्यों के बीच क्या कहलाएगा, राज्य व्यापार, और राज्यों के बीच आंतरिक व्यापार कहलाएगा। और ये हो जाता है हम लोगों का कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके हम 33-34 क्वेश्चन जो भी थे हमने करा दिए एकदम अच्छे तरीके से। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट हुआ है, बार बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, आप इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे आज पूरा। फिर इसके बाद जस्ट हम लोग अभी
बस इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक फिर से शुरू करेंगे। हम लोग ये इसको ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद इस पेपर के बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक, सारा चीज़ें देखें, कॉपी पूरा आपको लिखना सिखाएंगे, कैसे कॉपी को लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग देखिए ये क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सब कुछ कराएंगे। ये देखिए आपका दीर्घ उत्तरी ऋणात्मक प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रथम कारण, द्वितीय कारण, तृतीय कारण, सारा कुछ कारण आपके सामने है। इसके बाद फिर देखिए अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी के प्रभाव लिखिए। ये भी देखिए सेम बोर्ड की कॉपी पर सारी चीज़ें हम लिख कर लाए हैं। फिर इसके बाद दूसरा भी जो भी क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन भी हमारे पास लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको आपको कराने वाले हैं बहुत जल्दी। इसके बाद फिर दूसरा आपका जो आएगा वीडियो, इसमें होएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। आज पूरा दिन एकदम ज़बरदस्त आप पढ़ेंगे। एक दिन की मेहनत अब बच्चों और है, मस्त मेहनत कर लीजिए। फिर तो 2-4-10 दिन जितना आपको रिलैक्स करना होगा आराम ले। फिलहाल हमें अभी रुकना नहीं है, हम लोगों को रेस्ट नहीं करना है। अभी तक अच्छा 10 पास हो गए, ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा सब कुछ पास हो गए। अभी हम लोगों को इसके आगे फिर 1-2 दिन के बाद अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर देना बच्चों। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको थोड़ा भी ब्रेक दे देंगे फिर यहाँ करने का मन नहीं होता। जितना आप जिससे दूर जाएंगे वह इंसान भी आपसे उतना दूर होता जाता है। इसलिए आपको इससे जुड़े रहना है और मस्त पढ़ाई करना है। हम और आप मिल के दोनों लोग कुछ न कुछ अलग जरूर करेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। अपने इस क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों वीडियो में। आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि सामाजिक विषय जैसे सब्जेक्ट में क्या आने वाला है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें आप 90 से 95 नंबर आसानी से ला सकते हैं। 89 नंबर मेरा खुद था जब हम हाई स्कूल में थे। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई।